आज सुबह उठा तो मकान मालकन को गीले कपड़ों में देखकर मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई थी। मकान मालकन 35 साल भारी जिस्म वाली औरत थी, लेकिन पता नहीं मकान मालकन ऐसा क्या इस्तेमाल करती थी कि उसने अपने जिस्म को इस उम्र में फिट रखा हुआ था। खैर जो भी था, मैं बस देखकर बाथरूम में जाकर हाथ की लज्जत से पुरसकून हो जाता था। एक रात मेरी आँख खुली तो मकान मालकन के कमरे की लाइट जल रही थी। मैं दबे पाँव जैसे ही खिड़की के पास आया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यही वजह थी कि मकान मालकन अभी तक जवान थी, कम उम्र नौजवान लड़का जिसकी अभी तक दाढ़ी मूछें भी नहीं निकली थी। मकान मालकन पूरी तसल्ली के साथ उसे गाइड कर रही थी। मैं चंद मिनट वहीं खड़ा यह सब मंजर देखता रहा और मेरे देखते ही देखते वह कम उम्र लड़का मकान मालकन के अंदर ही। ये सब देखते हुए मेरी टांगें कांपने लगी। मेरी नज़र मकान मालकन की टांगों पर पड़ी तो मेरा मुंह खुले का खुला रह गया, क्योंकि मकान मालकिन की टांगों से उस लड़के का पानी। मैं एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसलिए अपने वालिदैन के ख्वाबों को पूरा करने के लिए मैंने पढ़ाई में खूब मेहनत की ताकि अच्छी नौकरी पा सकूँ और उन्हें वो हर सुख दूँ जो उन्हें कभी नहीं मिला। नौकरी की तलाश में मैं दूसरे शहर चला आया, जहाँ मुझे ठीक ठाक सैलरी पर नौकरी मिल गई। लेकिन अब सबसे बड़ी मुश्किल किराए का कमरा ढूंढने की, जो मेरे लिए इस शहर में बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कमरों का किराया बहुत हाई था। मेरी आधी सैलरी तो किराए में ही चली जानी थी। मेरी बात करने का अंदाज ऐसा था कि बहुत जल्द सामने वाले से दोस्ती हो जाती थी, इसलिए ऑफिस में भी कई लड़कों से दोस्ती हो गई। वह सब मुझसे कहने लगे अगर उनके फ्लैट में जगह होती तो वो मुझे खुशी खुशी अपने साथ रख लेते, लेकिन वो लोग पहले से ही ये नौकरी कर रहे थे, इसलिए उनके कमरे में जगह नहीं थी। मेरा इस शहर में रह पाना मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि मैं होटल में रुका हुआ था जिसका रेंट बहुत ज़्यादा था। मैं बहुत परेशान हो गया था, लेकिन मुझे अपने बजट का कमरा मिल नहीं रहा था। आज शाम में फिर कमरा ढूंढने निकल पड़ा। एक घर में पहुंचा तो वहां दो औरतें और एक आदमी बैठे थे। घर देखने में बहुत खूबसूरत था। पहले पूछने की हिम्मत ना हुई, फिर मैंने सोचा पूछ लेता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, किराया ही तो ज़्यादा निकलेगा। मैंने जैसे ही किराया पूछा, मेरी सोच के मुताबिक किराया बहुत ज़्यादा निकला। मैं अंकल से रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज़ मुझे कम किराए पर कमरा दे दो। अंकल बोले बेटा ये किराया ही उनके खर्चे का एक सहारा है, इसलिए वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपना मुंह सा लेकर वहाँ से आगे बढ़ गया। आगे चलता जा रहा था, लेकिन मुझे कहीं भी कमरा नहीं मिल रहा था। मैं परेशानी में बस चला जा रहा था। तभी एक गाड़ी मेरे आगे आकर रुकी और एक औरत उसमें से निकली। वो औरत जो पिछले घर में बैठी हुई थी, वो मुझसे बोली तुम कमरे का कितना किराया दे सकते हो। मैंने उन्हें बता दिया और उन्होंने कहा ठीक है तुम मेरे घर में रह लो। ये सुनकर तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठने को कहा और बोला कमरा देख लो चलकर। मैं तो दिल में यही सोच रहा था कि इतने कम किराए में भी ये मान गई। हो सकता है कमरा बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो, लेकिन मैं यही सोचने लगा कि चलो मुझे रहने के लिए सर पर छत तो मिली और जितना किराया मैं अफोर्ड कर सकता था उतने में ही मिल गया। अब चाहे कमरा कैसा भी हो मैं रह लूँगा। जब मैं उनके घर के सामने पहुँचा तो दंग रह गया। घर तो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था और अंदर जाकर जब मैंने अपना कमरा देखा तो वो भी बहुत गज़ब का था। कमरे में बालकोनी भी थी। मैं जो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया और ना जाने कितनी बार मैंने उस औरत को शुक्रिया अदा किया। वो औरत मुझसे मुस्कुरा कर बोली मैंने तुम्हें ये कमरा इतने कम किराए पर इसलिए दिया है क्योंकि मैं इस घर में अकेली रहती हूँ और तुम मुझे अच्छे घर के लड़के लगे हो। तुम कम किराए के बदले यहाँ मेरे छोटे मोटे काम कर दिया करना। मैंने फ़ौरन ही खुशी खुशी हाँ बोल दिया। मैंने कहा आपका जो भी काम हो मुझे बता देना, मैं आराम से कर दूँगा। आप इस बात की फ़िक्र बिल्कुल मत करें। मैं उनके घर में रहने लगा और मेरे दिन आराम से अब गुजरने लगे थे। कुछ पैसा मैं अपने वालिदैन के पास भी भिजवा देता और मकान मालकिन के छोटे मोटे काम भी मैं आराम से कर देता। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मैंने सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लिया, लेकिन तभी फिर वो दिन आया जब मैं पैसे पैसे को मोहताज हो गया। एक दिन जब मैं ऑफिस पहुंचा तो वहां पता चला कि हमारी कंपनी घाटे में जा रही है, जिसकी वजह से सबकी तनख्वाह आधी की जा रही है। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। आधी तनख्वाह में आखिर क्या होता है। जब पूरी तनख्वाह थी तभी मैं जैसे तैसे खर्चों में कटौती करके अपने वालिदैन के लिए पैसे बचा रहा था और आधी तनख्वाह में तो मेरा ही गुजारा करना मुश्किल था। हम सभी दोस्तों ने सोचा कि हम कोई दूसरी नौकरी देख लेंगे, लेकिन जब हम दूसरी कंपनियों में गए तो पता चला वहाँ भी यही हाल था।
क्योंकि उस वक्त मार्केट में बहुत घाटे आ रहे थे। अब तो हम कहीं के भी नहीं रहे थे। फिर हमने सोचा कि किसी दूसरी जगह जाने से तो अच्छा है कि अब चुपचाप यहीं पर काम करें। जब कमरे का किराया देने का वक्त आया तो मैंने अपनी मकान मालकन से कुछ वक्त मांगा। मैंने सोचा कि मैं कोई दूसरा जुगाड़ करके पैसे कमा लूँगा और फिर किराया चुका दूँगा। लेकिन ये सब करते करते 4 महीने गुजर गए, पर मैं 1 रुपया भी अलग से ना कमा पाया। 5 महीने जब किराया देने की बारी आई तो मेरी मकान मालकिन मुझसे गुस्सा हो गई। बोली कि एक तो मैंने तुम्हें इतने कम किराए पर कमरा दे रखा है, ऊपर से तुम मुझे ही बेवकूफ़ बना रहे हो और फ़ायदा उठा रहे हो। मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी था, इसलिए अपने जज्बातों को संभाल ना सका और उनके सामने ही रो पड़ा और उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर वो मुझसे बोली, अगर ऐसी बात है कि तुम्हें कोई दूसरा काम भी नहीं मिल रहा तो क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? मैंने अचानक से उनकी तरफ देखा। उनका काम, उनका क्या मतलब था? तो वो बोली, इतने दिनों में मैंने ये ध्यान दिया है कि तुम बहुत जल्दी किसी से भी दोस्ती कर लेते हो। तुम्हारे बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हर रोज़ एक आदमी का मेरे लिए इंतज़ाम करो। उनके मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं दंग रह गया। मैंने उनसे कहा कि मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं इस तरह के काम नहीं कर सकता। वो मुझसे बोली, ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देती हूँ। 2 दिन में या तो मेरे 5 महीने का किराया दो या कमरा खाली कर दो और अपना सामान भी यहीं छोड़ कर जाना। अब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन दिनों मैं 5 महीने के किराए का बंदोबस्त आखिर कहाँ से करूँ। मेरे दोस्त भी उस वक्त बहुत परेशान थे और मैं उनसे भी मदद नहीं मांग सकता था। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मैंने अक्सर यही देखा था कि जो लोग गलत काम करते हैं तभी किस्मत उन्हें ढेर सारा पैसा देती है, और मैं जो एक शराफत की ज़िंदगी जी रहा था और अपने वालिदैन की खुशियों के लिए तो जी तोड़ मेहनत कर रहा था, तो मेरी किस्मत मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब मेरे दिल में ख़ुद को ख़त्म करने के ख्याल आने लगे। मैंने सोचा, ऐसी ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा जो मैं अपने माँ बाप पर ही बोझ बन जाऊँ। लेकिन इसलिए मैंने सोचा अब मैं ख़ुद को ख़त्म कर लूँगा। लेकिन शाम को मेरे पास माँ का फ़ोन आ गया और उन्होंने बताया कि पापा की तबीयत आजकल ज़्यादा ठीक नहीं रहती और उन्हें पास के ही एक डॉक्टर को दिखाया है। दवा बहुत महंगी है, तो अगले महीने हफ्ते तक मनी ऑर्डर भिजवा दो। यह सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मैंने सोचा, अगर मैं ख़ुद को ख़त्म कर लूँगा तो मेरे वालिदैन का क्या होगा? वो तो जीते जी मर जाएंगे। मैंने ये फ़ैसला कर लिया कि अब चाहे कोई गलत काम हो या सही, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। मैंने फ़ौरन जाकर अपनी मकान मालकिन को बोल दिया कि मैं उनका काम करने के लिए तैयार हूँ। वो मेरी बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई और बोली, ठीक है, तो कल से ही तुम मुझे एक मर्द ला कर देना, लेकिन उसे यहाँ ला कर मत आना। मैं तुम्हें एक एड्रेस देती हूँ तो वहीं उसे ले आना। मैंने कहा, ठीक है। पहले मैंने एक आदमी से दोस्ती की और उसे अपनी बातों में फंसाकर अपनी मकान मालकिन के बताए हुए एड्रेस पर लेकर आया। उस दिन मेरी मकान मालकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से सजी हुई थी। उस आदमी को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। वो आदमी भी मेरी मालकिन को देखकर लाल टपकाने लगा। उसके बाद वो उसे लेकर अंदर चली गई और मैं चुपचाप वापस अपने कमरे पर लौट आया। अब मैं ऑफिस का काम निपटा कर हर रोज़ अपनी मकान मालकिन के लिए एक मर्द का इंतज़ाम करता और उसके बताए हुए पते पर लेकर पहुंच जाता। एक दिन जब मैं ऑफिस में था तभी मेरे दोस्त की तबीयत अचानक से ख़राब हुई, तो मैं उसे लेकर अस्पताल भागा। जब मैं अस्पताल में बैठा हुआ था तभी मैंने वहां अपनी मकान मालकिन को देखा। मैंने सोचा, ये आहर यहाँ किस काम से आई हुई हैं। फिर मुझे लगा होगा इन्हें कोई काम। मेरे दोस्त को टाइफाइड निकला और उसकी कई जांच भी हुई। फिर हम दवा लेकर उसके कमरे पर वापस आ गए। शाम को जब मैं अपने कमरे पर पहुंचा तो मेरी मालकिन ने मेरे हाथ में 15,000 पकड़ा दिए। इतने पैसे एक साथ देकर तो मैं बहुत खुश हो गया। वो बोली कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अब तुम्हें अपना काम बढ़ाना होगा। मैंने कहा कि क्या मतलब है आपकी इस बात का? तो वो बोली, तुम्हें मेरे लिए कई सारे मर्दों का इंतज़ाम रोज़ करना होगा। उनकी ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो वो बोली, अगर तुमने ऐसा किया तो ये पैसे दुगने हो जाएंगे। उनकी ये बात सुनकर तो मेरे मन में लालच आ गया। मैंने सोचा, अगर मैं ऐसा कर दूं तो अपने वालिदैन के लिए कई सारी ऐसी चीज़ें खरीद सकता हूं जो आज तक उन्हें लेकर नहीं दे पाया। मैंने हामी भर ली। अब मैं उनके लिए कभी कभी 15 मर्दों को एक साथ लेकर जाने लगा। लेकिन मैं बहुत ही हैरान होता कि वो एक साथ इतने मर्दों के साथ आखिर कैसे कर लेती हैं। कुछ महीनों के बाद मेरा दोस्त जब अपने टाइफाइड का चेकअप दोबारा से करवाने के लिए अस्पताल पहुंचा तो मैं भी उसके साथ गया। जब मैं वहां बैठा हुआ था तो मैंने एक बार फिर अपनी मकान मालकिन को उसी अस्पताल में देखा। मैं हैरत में था कि अरे ये यहाँ क्यों आती हैं। पहले मैंने सोचा कि मैं जाकर चेक करूं, लेकिन तब तक मेरा दोस्त रिपोर्ट लेकर आ गया और उसने मुझे साथ चलने को कहा।
मैं उसके सामने कुछ भी ज़ाहिर ना करना चाहता था, इसलिए चुपचाप उसके साथ वापस चला गया। मकान मालकन का काम करने के बाद अब मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा था, क्योंकि अब मेरे पास रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी। ये देखकर मेरे दोस्त मुझसे कहने लगे, तेरे हाथ में क्या खजाना लग गया है, तनख्वाह तो तुझे भी हमारी जितनी मिलती है, फिर तो इतनी ऐश की ज़िंदगी कैसे जी रखा है। पहले तो मैंने बहुत बहाना बनाया, लेकिन फिर मेरा एक दोस्त मेरे पीछे ही पड़ गया। वो बोला कि तू मुझसे ज़रूर कुछ छुपा रहा है, मैं तेरा जिगरी यार हूँ, क्या तू मुझे नहीं बताएगा? देख, मैं भी उस वक्त बहुत परेशान हूँ, मुझे भी पैसों की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मेरी बहन की शादी होने वाली है, जिसके लिए बहुत सारे पैसों का इंतज़ाम करना है। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा पिघल गया। मुझे पता था कि मेरी मालकिन जिन मर्दों को अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए बुलाती हैं, वो उन्हें भी पैसे देती हैं। तो मैंने अपने दोस्त को सब कुछ बता दिया। उससे कहा, अगर तू ये सब करने को तैयार हो जाता तो तेरी भी अच्छी कमाई हो जाएगी। मेरी बात सुनकर बोला, यार उसकी जगह ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भी तेरी ही तरह उसके लिए मर्दों का इंतज़ाम करने लगूं। तो मैंने कहा, ठीक है, मैं ये बात अपनी मकान मालकन से पूछ कर देखता हूँ। जब मैंने अपनी मकान मालकन को ये बात बताई तो मुझसे गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, तुमने ये बात किसी दूसरे इंसान को क्यों बताई? मैंने कहा, वो मेरा दोस्त है, वो बहुत मजबूर है, इसलिए मुझे बताना पड़ा। मेरी बात सुनकर मालकन ने कहा कि अगर मजबूर है तो उससे कहो कि मेरी ख्वाहिश पूरी करे, क्योंकि मेरे लिए मर्दों का इंतज़ाम तो सिर्फ तुम ही करोगे। अगले दिन जाकर मैंने अपने दोस्त को ये बात बता दी, तो वो मजबूर होकर मेरी मालकिन की ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हो गया और मैं उसे मालकिन के बताए हुए एड्रेस पर लेकर पहुंच गया। अगले दिन जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि क्या हुआ था। तो बोला कि यार बहुत मज़ा आया, ऐसी फीलिंग तो मुझे पहली बार मिली थी और साथ ही साथ पैसे भी खूब मिले। सच में अब तो मैं बार बार जाऊँगा। उसके बाद सुनकर मेरे अंदर सच जानने की ख्वाहिश जागने लगी। मैंने सोचा एक बार मुझे भी ये सब देखना चाहिए। फिर 2 हफ्ते के बाद जब मेरा दोस्त दोबारा से मेरी मालकिन के पास गया तो मैं चुपके से उनके कमरे के बाहर छुप गया और धीरे से खिड़की खोलकर अंदर देखने लगा। अंदर का नज़ारा देखकर तो मैं दंग रह गया। मेरी मालकिन एक साथ 10 मर्दों के साथ थी। वो सब के सब उसके जिस्म का मुआयना कर रहे थे और फिर वो देखते देखते मेरी सांसें रुक गईं। पसीना भी आने लगा। अब तो मेरे अंदर भी अरमान जागने लगे। कमरे पर लौटकर मेरी जवानी भी तूफान मारने लगी। मैं भी सोचने लगा कि काश मुझे भी ये जन्नत देखने को मिले। मैंने सोच लिया कि मैं मकान मालकन से बात करूंगा कि मुझे भी अपनी खिदमत का मौका दें। लेकिन कुछ हफ्तों तक ऑफिस में इतना ज़्यादा काम बढ़ गया कि मुझे किसी चीज़ का होश ना रहा। इसलिए मुझे कुछ दिनों का इंतज़ाम करना पड़ा। धीरे धीरे करके ऐसे 2 महीने गुजर गए। एक दिन मेरे उस दोस्त की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसे देखा और फिर उसका मुआयना करने के लिए भेजा। मैं अपने दोस्त का वहीं बैठे हुए इंतज़ार कर रहा था, तभी मैंने अपनी मकान मालकन को फिर से उस अस्पताल में देखा। वो जिस डॉक्टर के कैबिन से बाहर निकली थी, मैं वहाँ पहुँच गया और उसके जाते ही मैं अंदर गया और मैंने डॉक्टर से पूछा कि वो जो लेडी अभी आई हुई थी, वो किसके लिए आई थी? तो डॉक्टर ने कहा वो अपना इलाज करवा रही हैं। तो मैंने पूछा उन्हें क्या हुआ है? उसके बाद डॉक्टर ने मुझे जो बताया, मेरे तो होश ही उड़ गए। ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो। मैं तो अपने दोस्त के पास भागकर पहुंचा। मेरा दोस्त अपना चेकअप करवा चुका था, रिपोर्ट 2 घंटे बाद मिलनी थी। मैं जो है जब मेरा चेहरा देखा तो बोला, तुम इतना घबराया हुआ क्यों हो? मुझे कुछ नहीं हुआ। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वो मुझे समझाए जा रहा था, जबकि मेरे दिमाग में तो कुछ और चल रहा था। मैं तो आज रात खुद उस मालकिन के साथ अपनी हसरत पूरी करने के अरमान सोचे बैठा हुआ था, लेकिन अल्लाह ने मुझे तो बचा लिया, लेकिन मेरा दोस्त नहीं बचा। मैं ये सब सोच ही रहा था, तभी मेरे दोस्त ने मुझे झटके से हिलाया। मैं किसी नींद से जागा। वो बोला, तो किस सोच में पड़ गया? मैंने रोते हुए उसे सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर उसके हाथ पैर भी ढीले पड़ गए और वो अपना सर पकड़कर बैठ गया। 2 घंटे बाद जब रिपोर्ट आई तो वही हुआ जिसका हमें डर था। हम फ़ौरन पुलिस के पास पहुंच गए और पुलिस को सारी बात बता दी। 1 घंटे के अंदर अंदर पुलिस के साथ अपनी मकान मालकन के घर में खड़ा हुआ था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और हम दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें हम सब भी शामिल थे। हमने मकान मालकिन से पूछा कि यार तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तो वो मुझसे बोली, तुम्हारे साथ तो मैंने कुछ भी नहीं किया और अपने दोस्त को तो तुम खुद ही मेरे पास लेकर आए थे। मैंने कहा, तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म नहीं आती? तुमने न जाने कितनियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। वो गुस्से में चिल्लाकर बोली कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद उसका क्या? फिर वो बताने लगी कि सबकी शुरुआत कैसे है। वो बोली कि मेरी ज़िंदगी में एक लड़का था, मैं उससे बहुत प्यार करती थी। उसकी खातिर मैं अपने माँ बाप से लड़कर उसके साथ भाग गई, लेकिन जब उसने अपने जिस्म की ख्वाहिश मेरे साथ पूरी कर ली तो वह शादी करने से मुकर गया। मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। फिर मैंने देखा कि वो तो मेरे साथ न जाने कितनी लड़कियों के साथ रिश्ते में था। मैं ये देखकर मेरा दिल टूट गया
और मैं अपने घर चली आई। मेरे माँ बाप ने मुझे खुशी खुशी अपना लिया। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी और मेरे लिए अपने माँ बाप में पैसों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि अपने वालिदैन की सारी जायदाद की मैं इकलौती मालकन थी। कुछ महीनों के बाद मेरे पापा ने मेरी शादी एक अमीर ख़ानदान के लड़के से कर दी।